हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। मैं हूं अशफाक और मैं आज आपके लिए वीडियो नंबर 2 लाया हूं और ये है विद्युत, आपके लेसन से विद्युत। इसके लिए मैं पहला वीडियो बनाया हूं, उसमें से 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं उसमें कवर किया हूँ। ठीक है, तो इसमें भी आपको इस तरह से सवाल मिलेगा देखने को। तो इसमें भी आपको मैं 40 क्वेश्चन के आसपास कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक, अगर आप पूरी वीडियो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1 से लेकर 40 तक पढ़ा दिया था, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइए मैं जल्दी से फटाफट आगे बढ़ जाता हूँ। ये सारा सवाल हम लोग पढ़ चुके थे और हम अब पढ़ेंगे 41 से, है ना। और सभी का मैं PDF भेजूँगा आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, आ गया। सवाल नंबर फर्स्ट है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ बंद पथ मतलब रास्ता, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, जल परिपथ कहते हैं या जल आवेश कहते हैं। फटाफट इसका आंसर आपको पता है तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे दीजिए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। 1 मिनट, कलम थोड़ा मोटा चल रहा है, मैं इसको पतला करता हूँ। विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल है, यानी कि 42 नंबर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी कि पावर बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है ये निरूपित करते हैं, ये बताना है आपको। I² बराबर R, I² R यानी कि P बराबर I² R, P बराबर I R², P बराबर V² I और P बराबर VI²। तो शक्ति का फॉर्मूला कौन सा इनमें से है? इनमें से एक जो है शक्ति का फॉर्मूला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा P बराबर I² R भी होता है। P बराबर I² R, याद रखना ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। आगे समझ में? चलो तो सवाल नंबर पढ़ते हैं अब 43। एक्चुअली में 43 तो दिख रहा है लेकिन है सवाल नंबर 3, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है क्योंकि 1 से 40 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? सत्य कौन सा संबंध है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ V बराबर IR, V बराबर RI, V बराबर IR, दोनों सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ पे जो V बराबर 1/R, ठीक है, पहला ऑप्शन है V बराबर 1/R होगा और ये ठीक है, V बराबर IR, V बराबर IR²। तो कौन सा संबंध सही है? तो अगर आप पढ़ेंगे ये ओम का नियम पढ़ेंगे V बराबर IR, तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V बराबर IR, क्योंकि ये डायरेक्ट ओम का फॉर्मूला होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओम का फॉर्मूला था, ओम का नियम का। तो बहुत बार ये सवाल आता है और अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कन्फ्यूजन करने वाला भी सवाल है। तो कन्फ्यूजन ना हो आप लोग, इसको अच्छे तरीके से पढ़ ले। एग्जामिनर को जब हार्ड करना होता है सवाल, तो इसी तरह से सवाल को सिलेक्ट किया था आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। चलिए सवाल नंबर 44 है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? यानी कि जो यंत्र, जो अवयव विद्युत धारा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उस अवयव को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध, एम्पियर प्रतिरोध, या तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आप प्रकाश प्रतिरोध या ओम प्रतिरोध। तो ये चारों में से क्या आंसर हो जाएगा? चारों में से इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा यह प्रतिवर्ती प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। तो याद रखना प्रतिवर्ती प्रतिरोध के मतलब जो होता है रोकना। ठीक है, तो जो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अवयव कौन सा है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ऑप्शन इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां सवाल देखिए कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 0.23, 0.21, 0.19, 0.24। 1 जूल में ये 1 जूल 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। समझ में आ गया आपको? ओके, सवाल नंबर पढ़ते हैं 46। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये सवाल आई थिंक पिछला वीडियो में भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट या 1000 यूनिट, या तो फिर आप 10,000 यूनिट, है ना, और इनमें से कोई नहीं।
ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए। 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट को ऐसे लिखते हैं 1 kWh, इस तरह लिखते हैं किलोवाट को, ठीक है। और इसके बराबर होता है 1 यूनिट, जो बिजली बिल जो उठता है यूनिट में उठता है ना, मीटर में जो उठता है। चलो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 47 है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 किलोवाट बराबर होता है कितना जूल? तो अभी तो पढ़े थे 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, लेकिन यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है ये बताना है आपको। ओके, तो ऑप्शन देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.0 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 जूल, 3.0 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। इस तरह से मैं आपको बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कुलाम होता है। ये सब सवाल क्या हो ना, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कन्फ्यूजन करने के लिए, क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए ऐसा सवाल दे दिया जाता है। तो आप क्वेश्चन को हार्ड मत करो, उसको इजी कर दो। और इजी कैसे करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करने से, एक बार देखने से याद नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कितना सारा है, कन्फ्यूजन कर देगा आपको। कभी कभी जो ये जो लिखा हुआ ऑप्शन फर्स्ट में, इसको ऐसे भी दे सकता है 0.36 और 10⁻6 जूल। अब आप कन्फ्यूजन भी कर सकते हो, और ऑप्शन देगा नहीं तो लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो आप बता सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट सवाल आपका 48 है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रतिरोध बोले तो ओम से बनता है। प्रतिरोध कैसा है? मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और ओम का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर IR। अब देखो क्या है इस ऑप्शन में? V बराबर IR नहीं है ना, V बराबर IR तो नहीं, सब R दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि R को हम इधर लेके चले आएंगे, R को इधर लेके चले आएंगे। तो देखो R को जब इधर लाएंगे तो ऐसा काम करते, पहले हम आई को इधर भेजते हैं ना। जब आर करेंगे, आर बराबर निकालना हो तो भी बाई आई, जाहिर सी बात है। आर जब निकालना तो भी को आई को इधर भेज देंगे, गुना जाके भाग बन जाएगा। तो देखो आर बराबर भी बाई आई कहाँ दिख रहा? बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा आपको? कितना मज़ेदार सवाल है ना। और ये जो लेसन है आपका विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, बहुत ही अच्छा लेसन है। ये लेसन आपको बहुत काम करेगा आगे जा करके। लघु पतन का मतलब ये होता है जब शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं ना, जब शॉर्ट लग जाता है, तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी कि विद्युत धारा जो बहती है तार में, तो उस टाइम उसका मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, या तो फिर 3 एम्पियर हो जाएगा या 4 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर सही होने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जाहिर सी बात है, विद्युत धारा जब बढ़ जाएगा तो जो फ्यूज लगा है वो क्या होगा? उड़ जाएगा। क्योंकि फ्यूज का गलनांक जो है बहुत अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है, इसलिए तो जल जाता है, गल जाता है तुरंत, और उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हमारे घरों में जो विद्युत आती है, जो बिजली तार आती है हमारे घरों में, वो कितना वाट होती है? वोल्ट 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। तो सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा कि आपके घर में, हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर से लेकर बिजली जो आती है वायर, वो AC होता है या DC होता है? तो वो होता है जी AC, यानी कि प्रतिवर्ती धारा होता है। तो आपको तो पता चल गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, बचा ये दोनों, है ना, AC होता है। अब आपको बताना है कि AC में कितना वैल्यू होता है। तो आपको मैं बताऊं, जो ट्रांसफार्मर, ये मान लो ये देखो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और यहाँ आपका सब स्टेशन है, सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर एक वायर आती है, तो ये जो रहता है 11,000 का रहता है, ठीक है, 11,000 वोल्ट रहता है इसका, ठीक है, 11,000। और ट्रांसफार्मर से होकर जो मोहल्ला में जो पॉल वॉल गड़ा होता है ना, पॉल मोहल्ला में, वो जो वायर जाता है ट्रांसफार्मर से जो निकल के वायर जाता है, वो रहता है 440 वोल्ट का, ठीक है। और जब वो जो पॉल है, पॉल जो गड़ा हुआ है, वहाँ पे जो वायर है, उस वायर को निकाल के हम अपने घर में जो लाते हैं, वो बन जाता है 220 वोल्ट का। कितना ईजी है, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। जाहिर सी बात, प्रतिवर्ती धारा तो रहेगा ही, हालांकि देखो डिस्च धारा नहीं रहता, प्रतिवर्ती धारा आता है। तो समझ में आ गया? तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर से जो वायर निकलता है वो 440 वोल्ट होता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर में वायर आती है वो होती है 11,000 के आसपास, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर जो वायर आई, उस वायर से जो घर में लिए तो 220 वोल्ट कराता है। आगे समझ में आ गया आप लोग को?
ओके चलो नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो नीचे दिख रहा होगा मैं बताता हूँ। निम्न से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध है जो कि यहाँ पे सत्य बताता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है V बराबर IR और फिर है V बराबर R/I, V बराबर IR। तो यहाँ पे तो बहुत ही जैसा सवाल आ गया, मेरे ख्याल से ये सवाल फिर से रिवीजन हो गया है जी, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा, जाहिर सी बात V बराबर IR होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन C दिया हुआ और हम लोग पढ़ चुके थे। चलो नेक्स्ट सवाल है, ताप बढ़ने पर चक का प्रतिरोध, चक नहीं होगा, ताप बढ़ने पर चालक का, सॉरी, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, या घटता बढ़ता नहीं है, या कुछ नहीं होता है जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ताप जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात जब हीट होगा इसका मतलब कि उसका प्रतिरोध क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो आंसर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आपका सवाल है 52 नंबर सवाल, रेशम के द्वारा, रेशम जो कपड़ा होता है, रेशम या तो कुछ और भी है, रेशम के द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश, यानी कि रेशम से अगर कांच पर रगड़ते हैं, रेशम द्वारा कांच पर अगर रगड़ेंगे तो जो आवेश निकलेगा वो कैसा होगा, ऋण होगा या धन आवेश होगा या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। ओके तो इसका करेक्ट आंसर होगा धन आवेश, क्या होगा, धन आवेश होगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। जब रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न हो, रेशम जब रगड़ेंगे कांच की छड़ पर तो क्या कौन सा आवेश निकलेगा, धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया हूँ कितना बार कि ऊर्जा का, शक्ति का, वाट, कूलाम का, आपका आवेश का, ओम का, बहुत सारे सवाल बता चुका हूँ। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन हमारा बी होगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। ओके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी एसआई मात्रक वाला सवाल है सभी सवाल को आपको याद करना बहुत ही लाजमी है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न से किसका अर्थ जल होता है, इनमें से कौन है जिसके मतलब होता है जल, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे कि जल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है जल। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राइट, है ना, यानी कि हाइड्रो क्या है, वो जल है। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपका है कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू हो, यानी कि दो वस्तु है जो कि आवेशित हो, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो उस पर जो बल लगेगा वो कौन सा नियम को पालन करेगा, किस नियम को पालन करेगा, तो वो करेगा जी ऑफ कूलाम का नियम। क्या करेगा, कूलाम का नियम आपको पढ़ना था इसमें। तो सारा देखो आप ही क्लास सिलेबस का है, एम्पियर नियम हो गया, फैराडे नियम हो गया, कूलाम ओम। तो कूलाम का नियम है जब दो आवेशित वस्तुओं पर, आवेशित वस्तु में क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है, यानी कि विद्युत धारा बह रहा है। अच्छा जो विद्युत धारा, जो तार में जो करंट बहता है वो एक्चुअली में क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही गमन करते रहता है पूरा वायर में, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इसका स्पीड बढ़ जाता है। ऐसे तो जब स्विच ऑफ रहता है तो धीरे धीरे जलता है, एक जगह स्थिर रहता है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब स्विच ऑन करते हैं तो ये इसका जो स्पीड है आगे बढ़ जाता है, स्पीड हो जाता है, इसलिए हमको करंट लगता है झटके से। और मुझे मतलब देखते होंगे कभी करंट तो लगा होगा, है ना। नेक्स्ट है कूलाम के नियम से के का क्या मतलब, कूलाम के नियम से के का क्या अर्थ है। ओके तो इसका ऑप्शन देखिए, एक स्थिरांक है या समानुपातिकता स्थिरांक है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, समानुपातिकता स्थिरांक। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दो, और यहाँ पे लिखा हुआ है दो सदृश आवेशों, दो सदृश यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से होगा, सदृश, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल या कोई बल नहीं लगता, या प्रतिकर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिकर्षण बल। क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब हुआ है कि एक दूसरे को ढकेलना, है ना, प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को ढकेलना, और आकर्षण मतलब एक दूसरे को टानना। तो हुआ दो आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो होगा ऑप्शन क्या, सी होगा प्रतिकर्षण बल। ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, विजातीय आवेश रहेगा तो उसके बीच किस प्रकार का बल लगेगा, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, या गुरुत्वीय बल, या चुंबकीय बल।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आकर्षण बल। क्या होगा? आकर्षण बल। देखो विजातीय रहेगा, विजातीय मतलब यूँ समझो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये चुंबक है, ठीक है, ये साउथ नॉर्थ होता है चुंबक में, एक चुंबक और मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होगा साउथ नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ पे खत्म हो रहा, साउथ पे शुरू हो रहा है, ये दोनों चुंबक को सटाएंगे तो इसको बोलते हैं विजातीय, मतलब सजा हुआ नहीं है ना। देखो साउथ नॉर्थ तो सजा होने का मतलब नॉर्थ ही इधर होना चाहिए, लेकिन ये विजातीय है तो चुंबक एक दूसरे को साट लेगा, एक दूसरे को चिपक जाएगा। लेकिन अगर चुंबक ऐसे रहे, साउथ नॉर्थ रहे, फिर नॉर्थ साउथ रहे, तो कभी नहीं सटेगा, इसको बोलते हैं सजातीय। तो ये सजातीय जब होगा, सजातीय आवेश होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और विजातीय होगा तो आकर्षण करेगा। क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं? क्या मतलब प्रोटॉन आवेशन यानी कि जो आवेश होता है उसमें भाग लेते हैं प्रोटॉन? तो इसका बोलते हैं नहीं। मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि जो आवेश जो गमन करता है वायर में, जो आवेश गमन करता है सिर्फ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? बहुत ही ईजी सा ये सवाल था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, दो वस्तुओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं आप लोग को, अभी 20 सवाल हुआ, 20 सवाल और बाकी है, ठीक है। इस लेसन से जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं मैं आपको यहाँ पर पेश किया हूँ इस सवाल को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सभी सवाल को पढ़ना बहुत ही लाजमी है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक न एक वस्तु से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या होता है? तो त्याग कर रहा, क्या कर रहा? त्याग कर रहा। ये मैं आपको मेरे ख्याल से केमिस्ट्री भी समझाए थे आपको कि इसको क्या कहते हैं। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? धनावेश जब त्याग करता है, जैसे बताया था ना मैं, जैसे सोडियम था, सोडियम का 2 8 1 होता है, तो एक को त्याग कर रहा, तो इस सोडियम का जो आयन होगा +1 होगा, क्योंकि एक त्याग रहा। और जाहिर सी बात त्यागता कौन है? त्यागना मतलब ये समझो कि दान कौन करता है? जिसके पास ज़्यादा रहता है पहले से वही तो दान करता है, यानी कि धनावेश। इस तरह से याद करो, याद करने के लिए मैं बताया हूँ। और ग्रहण जब करेगा तो क्या होगा? ऋणावेश। क्या होगा? ऋणावेश हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ओके, नेक्स्ट आपका 62 नंबर सवाल है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है किसके द्वारा? परिपथ समझ रहे हैं, यानी कि वायर हो गया, तो दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर को मापना है तो किसके द्वारा माप सकते हैं? आमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, या डायनमो के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा बी जी, वोल्ट मीटर के द्वारा। आपको पता है वोल्ट मीटर का जो यूज करते हैं वो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापते हैं, यानी कि विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर। और आमीटर तो विद्युत धारा को से मापा जाता है, मतलब आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है, स्थिर विद्युत में कौन सा आवेश होता है? यानी कि जब बिजली नहीं जाती, जब तार यूं ही बिना स्विच ऑफ है, तब जो उसमें जो आवेश रहता है विराम अवस्था में रहता है या गति अवस्था में रहता है या दोनों अवस्था में रहता है? किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो इसका आंसर होगा विराम अवस्था में रहता है। क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका ये हो जाएगा राइट, है ना, विराम अवस्था में रहता है। याद रहेगा, क्योंकि जब स्विच जब चलाएंगे नहीं, यानी कि आपको पता है वायर में जो रहता है ना आवेश, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, कहीं गमन नहीं करता है, रुका हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो है बस गमन होना शुरू करता है फटाफट फटाफट, इसलिए तो हमको करंट लगता है कस के। नेक्स्ट सवाल देखिए, 64 नंबर सवाल है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, ओके, विराम अवस्था में या गति अवस्था में या किसी भी अवस्था में नहीं रह सकते, किसी भी अवस्था में रह सकते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गति अवस्था में। जाहिर सी बात धारा विद्युत में, धारा विद्युत का मतलब हुआ कि जब बिजली ऑन है, यानी कि जब स्विच ऑन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जाहिर सी बात गति करते रहेगा, दौड़ते रहेगा, इसलिए तो करंट लगेगा ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे धारा विद्युत के जगह पे विद्युत धारा भी लिख सकते हैं, यानी कि धारा विद्युत मतलब जो चालू है, चल रहा। नेक्स्ट सवाल है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत प्रवाह नहीं होती, यानी कि जिन पदार्थ से होकर बिजली गमन नहीं कर सकता, बिजली आसानी से नहीं जा सकता, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। जाहिर सी बात विद्युत रोधी बोलेंगे इसको, यानी कि जिन पदार्थों से विद्युत, जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी, ठीक है, तो लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आसानी से नहीं हो पाएगी ना, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत रोधी, विद्युत को रोकेगा।
और एक होता है अचालक, जिससे पूरी तरह से बिजली जो प्रवाह नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है, घर्षण के द्वारा यानी कि रगड़ने से, और उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं आवेशित हो जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत रोधी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हमारा बी हो गया, बी, विद्युत रोधी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो रेशम का कपड़ा और कांच का छड़, रेशम का कपड़ा से जब रगड़ते हैं कांच के छड़ पर तो आवेशित होता है कि नहीं होता है? तो क्या रेशम का कपड़ा विद्युत चालक है या तो कांच विद्युत चालक है? कांच से विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं होती है। जैसे कि अगर प्लास्टिक कोई कंघी, मान लो कि कोई कंघी है, ठीक है, और अपने बाल पर रगड़ो, सूखे बाल पर, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और देखो कि छोटा छोटा कागज रहेगा ना, जब उसको कंघी को सटाओगे तो कागज देखो वो सटने लगेगा कंघी में। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंघी को जब बाल से रगड़ें तो कंघी में आवेशित उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंघी विद्युत का चालक है। कंघी क्या है? विद्युत रोधी ही तो है, कंघी से विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं हो पाता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट हो गया। इसलिए कन्फ्यूजन इसमें बहुत होता है ना, कन्फ्यूजन इसमें होता है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित होता है, आवेशित का मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है उसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है, तो उस पदार्थ को अक्सर लोग करते हैं विद्युत चालक। तो विद्युत चालक नहीं होगा बल्कि विद्युत आचालक होगा, जिसको बोलते हैं विद्युत रोधी भी बोलते हैं, विद्युत आचालक भी बोलते हैं, या कूच चालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कूच चालक। नेक्स्ट सवाल है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति कौन सी है? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखिए, वोल्टेज सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा ए, यानी कि वोल्टेज सेल। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज सेल बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल यह है जी कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, ये मानी गलत लिखा हुआ है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो यहाँ पर देखें, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी इसका राइट होगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। यानी कि विद्युत जो प्रवाह होता है उसका जो दिशा होता है अक्सर वही होता है, धन से ऋण की ओर जाता है। क्या होता है? धन से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, एकांक समय में मतलब एक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं? एक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं जी? तो 25 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे, 69 का ऑप्शन है विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा। जाहिर सी बात है ना। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम, यानी कि एक समय में विद्युत आवेश कितना बह रहा उसको बोलते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट सवाल है, बस अब हम लोग लास्ट करने वाले हैं, ओम के नियम में अचर राशि कौन है? अचर राशि यानी कि V बराबर जो IR होता है जी, इसमें एक होता है ताप। ताप जो है वो क्या है? अचर राशि है। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी इसका राइट होगा, ताप। ठीक है, हीट, यानी कि ये जो है कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। नेक्स्ट वाला है किसी चालक में उत्पन्न उष्मा अनुपाती है। किसी चालक में किसी चालक में उत्पन्न उष्मा अनुक्रम अनुपाती, किसका अनुक्रम अनुपाती है? धारा के वर्ग के, धारा के वर्गमूल के। तो 71 का ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, धारा के वर्ग के। याद रखना, किसी चालक में जो उष्मा उत्पन्न होती है वो अनुक्रमानुपाती किसके होती है? धारा के वर्ग का। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, और यहाँ पे कुछ सवाल आपको कटा हुआ मैं बताता हूँ। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं जी? प्रतिरोध या प्रतिवर्ती प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं, प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। और ये सवाल एक बार फिर से शुरू में पढ़े थे, जो कि दोहरा गया है। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, सवाल तो दोहराएंगे। नेक्स्ट देखें, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं? धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा ये होगा, धारा नियंत्रक। जाहिर सी बात है,
प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध को लगाता है, जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा अवयव है जो उच्च प्रतिरोध लगाता है? ठीक है, अच्छा चालक या मध्यम चालक या हीन चालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा हीन चालक, ऑप्शन सी। देखो, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, तो जाहिर सी बात है चालक कम रहेगा। हीन चालक का मतलब क्या होगा? जिसमें चालक है ही नहीं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे मान लो कोई रबर है, रबर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? नहीं होती है। तो ये जो है इसका प्रतिरोध भी काफ़ी उच्च रहेगा, प्रतिरोध भी काफ़ी उच्च रहेगा, यानी कि रुकावट ज़्यादा डालेगा बिजली को। जाहिर सी बात, अब देखोगे बिजली में ये आपका रबर का भी इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का भी इस्तेमाल किया। देखते हैं पॉल के ऊपर में जो लगा रहता है, इधर इधर देखो ये पॉल है, इधर इधर लगा रहता है वायर जाने के लिए। यहाँ पे जो आता है चिनिया मिट्टी बोलते हैं, चिनिया मिट्टी लगाता है 3 ठो, इसके ऊपर से वायर गुजारते हैं ना, इसके ऊपर से वायर गुजारते हैं, तो ये मिट्टी रहता है। अब मिट्टी भी क्या है? ये हीन चालक है, मतलब कम बहुत, मतलब चालक है ही नहीं, तो प्रतिरोध उसका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वाला है, शुष्क कागज का प्रतिरोध क्या होता है? शुष्क कागज यानी कि हल्का सा गीला, शुष्क कागज उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना होगा? 10⁻14 ओम मीटर, 10⁻15 ओम मीटर, 10⁻12 ओम मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻12 ओम मीटर। याद रखना, 10⁻12 ओम मीटर जो है शुष्क कागज का प्रतिरोध होता है। ओके, अभी जल्दी जैसे ये लेसन खत्म होगा उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर आपका मैं विद्युत धारा का टेस्ट लूँगा, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑनलाइन लाइव क्लास में टेस्ट मैं इसका भी लूँगा। ठीक है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? तो ये अभी टेस्ट नहीं चल रहा, ये अगर आपका चल रहा है, आप अगर नहीं पढ़े तो उसको पढ़िए, लेकिन टेस्ट में वो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो अभी हम इस सवाल को पढ़े थे, है ना, अभी हम लोग इस सवाल को पढ़ चुके थे। तो इसका होता है 3600 जूल। क्या होता है? 3600 जूल। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा जी। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। क्यों डी होगा? देखो 36/5 अभी हम लोग पढ़े थे इस सवाल को ना, तो देखो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 जीरो मतलब 10⁻5 है ना, अभी पढ़े थे ऐसा वाला। लेकिन यहाँ पे पॉइंट था तो मानक रूप इसको बनाते हैं, तो पॉइंट जब देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, पॉइंट जब 10 आ जाएगा। तो हमको 10 नहीं करना है, देखो हमको क्या करना है, एक मिनट इसको, हाँ देखो जब पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पर तो हमको 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। यही हम 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुना 10, क्योंकि गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। और यहाँ पे 10⁻5 है तो 3.6 × 10⁻6 जूल ये होता है। तो आप लोग का जिन्होंने आंसर डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट, यानी कि 1 वाट बोले 1 किलोवाट। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के लिखना भूल गए, 1 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 77 सवाल है, 77वां सवाल है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस में होता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में, औद्योगिक कार्यों में। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि दोनों में, ऑटोमोबाइल बैटरी में होता है और औद्योगिक कार्य में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? जो शुष्क सेल होता है, जो बैटरी होता है पेंसिल बैटरी, उसको बोलते हैं शुष्क सेल। उसमें जो ऋण इलेक्ट्रॉन रहता है किस धातु का? कार्बन, जस्ता, तांबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ओके, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा तांबा का। क्या होगा? तांबा का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट वाला है, शुष्क सेल में, एक मिनट इसका सवाल, एक मिनट, उसका आंसर मेरे ख्याल से रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी होगा, जस्ता होगा इसका तांबा नहीं, इसका जस्ता होगा। ऑप्शन बी जस्ता होगा। शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ देखिए, मैं कंफ्यूज हो गया दोनों में। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन बना होता है। धन इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो आपका यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन का। ठीक है, तो धन इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का और ऋण इलेक्ट्रॉन होता है जस्ता का, है ना। ठीक है, धन इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, यानी कि कार्बन जो धन इलेक्ट्रॉन है, ऋण है जस्ता का। इसको ऋण है इसको कैथोड भी बोलते हैं। ठीक है, कैथोड याद रखना। इसको बोलते हैं एनोड। कैथोड पर किसका होता है? जस्ता का होता है। एनोड पर कार्बन होता है। अब कैथोड ऋणात्मक होता है, एनोड धनात्मक होता है, याद रहेगा।
तो एक सवाल और बच रहा है, आपको जल्दी से खत्म करते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, किस लिए, क्या कारण है? रोशनी तेज करने के लिए, टंगस्टन को वाष्प को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए। बहुत ही इजी सा सवाल यहाँ पर मैं आपके सामने पेश किया हूँ और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। बिल्कुल सही, टंगस्टन को खराब ना हो, टंगस्टन ना जले, इसीलिए उसको रोकने के लिए विद्युत बल्ब के भीतर जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आगे समझ में? तो इस तरह से हमारा 2 वीडियो में 80 सवाल कंप्लीट हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था VVI। तो यानी कि विद्युत जो लेसन है ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, ये हर स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, बाउंस करता है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। और एक वीडियो में आपको बताऊंगा विद्युत का पूरा नोमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, विद्युत का पूरी तरीके से नोमेरिकल, ताकि आप आराम से V बराबर IR हो, या तो आवेश हो या तो विद्युत धारा हो, कूलाम हो, कैसे निकालना है आराम से उसको निकाल सकते हो। और समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बहुत इसी से मैं आपको बताऊँगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ लास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर देना और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इसका PDF मैं भेजूंगा, लेकिन अभी आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया नीचे में, मैं आंसर पहले मेंशन करूंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। आंसर मेंशन करने के बाद मैं भेजूंगा, कहाँ भेजूंगा? टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वहाँ पे सर्च करना और हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन होना, आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हो बहुत बहुत। चलो फिलहाल वीडियो को करते हैं यहाँ पर लास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।